Welcome to the channel Decode History. सब्सक्राइब कीजिए डिकोड हिस्ट्री चैनल को हिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट अपलोडेड वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। Today we are going to discuss about the constitutional provisions, the Regulating Act of 1773. But before getting into the topic, I would like to request my viewers who haven't seen my previous videos to please see those videos too. For videos related to British imperialism or details about viceroys and governor generals, please don't forget to check the description box as link is provided. So now let's get into the topic. Regulating Act ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था इन जून 1773। ये फर्स्ट पार्लियामेंट्री रेटिफिकेशन और ऑथराइजेशन था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर्स एंड अथॉरिटी डिफाइन कर रहा था इंडियन पोजेशंस को ध्यान में रखते हुए। रीजंस फॉर पासिंग द एक्ट, काफ़ी सारे रीजंस थे इस एक्ट को पास करने के लिए। हम इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था और अराउंड 1 मिलियन पाउंड्स का लोन मांगा था ब्रिटिश गवर्नमेंट से इन 1772। कंपनी ऑफिशियल्स के ऊपर करप्शन एंड नेपोटिज्म का एलिगेशंस था। बिल्कुल भी अच्छा रेपुटेशन नहीं था कंपनी ऑफिशियल्स का। इस टाइम पे बंगाल में फेमाइन हुआ था जिसमें काफ़ी लॉस हुआ था प्रॉपर्टी का भी और लाइफ का भी। रॉबर्ट क्लाइव ने तो डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चालू किया था। वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट था और कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा होती थी रिगार्डिंग दिस डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये डुअल गवर्नमेंट इसलिए था बिकॉज कंपनी ने रिफ्यूज़ कर दिया था बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली लेने से और इसीलिए अथॉरिटी का डिवीज़न हो गया था बंगाल में, जिसे हम डुअल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग कंपनी के पास दीवानी राइट्स था बंगाल में, जो कि कंपनी को मिला था बैटल ऑफ बक्सर के बाद, और नवाब के पास निजामत राइट्स था, मतलब जुडिशियल एंड पॉलिसिंग राइट्स, जो कि मिला था मुगल एम्परर से। बट इन रियलिटी ये दोनों पावर्स ही कंपनी के पास था। फार्मर्स और जो लोकल मासेस था सबसे ज़्यादा सफ़र किया था बिकॉज उनके इम्प्रूवमेंट के लिए एज सच कुछ भी स्टेप नहीं लिया गया और कंपनी सिर्फ बिजी था अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करने के लिए, और इसीलिए काफ़ी अनरेस्ट रहता था बंगाल में। प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ये एक्ट कंपनी को परमिशन दिया था ताकि वो अपना टेरिटोरियल पोजेशंस रख सके, बट कंपनी के एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस को लिमिट लगा दिया था, रेगुलेट कर रहा था। ये एक्ट कंपनी के सभी पावर्स टेक ओवर नहीं किया था बट कुछ लिमिटेशंस लगा दिया था, इसीलिए इस एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट भी बोला जाता है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल का अपॉइंटमेंट किया गया था और 4 काउंसिलर्स का भी अपॉइंटमेंट किया गया था इन द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम, जो कि कैलकाटा में है, एंड जॉइंटली बोला जाता है गवर्नर जनरल इन काउंसिल। इस एक्ट के अकॉर्डिंग वैरन हेस्टिंग्स को अपॉइंट किया गया था एज द गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम। जो गवर्नर्स इन काउंसिल मद्रास एंड बॉम्बे का था उनको बंगाल के कंट्रोल के अंदर लाया गया, स्पेशली फॉरेन पॉलिसी की मैटर्स पे। अब ये वॉर नहीं लड़ सकता अगेंस्ट इंडियन स्टेट्स बिना बंगाल के अप्रूवल से। कंपनी डायरेक्टर्स 5 इयर्स के लिए इलेक्टेड होता था और उनमें से 1/4 रिटायर करते थे एवरी ईयर और उनको री इलेक्ट भी नहीं कर सकते।
कंपनी डायरेक्टर्स को बोला गया था कि सब कुछ पब्लिक कर दे इंडियन अथॉरिटीज के साथ मिलकर ब्रिटिश अथॉरिटीज को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एस्टैब्लिश किया गया था कैलकाटा में। सर एलिजा इम्पे को फर्स्ट चीफ जस्टिस बनाया गया, बट जजेस इंग्लैंड का ही था एंड सिविल एंड क्रिमिनल जरिस्डिक्शन सिर्फ ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के लिए ही था और इंडियन नेटिव्स के लिए नहीं था। So this completes the topic, and in our next video I am going to discuss about the defects of the Regulating Act of 1773. So today's question is, who was appointed as the first Chief Justice? You need to answer this question in the comment section. If you have any doubt or any topic in your mind, please feel free to comment me and I'll make sure to upload that topic for you. So that's it for today. Hope to see you all in my next video. Till then, bye, take care, and please don't forget to like, subscribe and share. Welcome to the channel Decode History.